नमस्कार। आप सभी का स्पेशल एजुकेशन स्क्रीन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम RPWD एक्ट 2016 को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, इस एक्ट के बारे में कई बार अनेक परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स की बात कर लेते हैं जिनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है फुल नेम ऑफ द एक्ट, यानी कि एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो एक्ट का पूरा नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको आपको याद रखना है क्योंकि कई परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में इसको कब पास किया गया, तो 14 दिसंबर 2016 को ये एक्ट राज्यसभा से जो है वो पास हो गया। उसके बाद ये राज्यसभा से लोकसभा में आया, तो लोकसभा में इसको 17 दिसंबर 2016 को पास कर दिया गया। उसके बाद ये एक्ट 28 दिसंबर 2016 को ये प्रभाव में आ गया, यानी कि इस एक्ट को जारी कर दिया गया और 28 दिसंबर 2016 से ये लागू हो गया। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं और यहाँ पर कहा गया है द RPWD एक्ट 2016 हैज सक्सेसफुली रिप्लेस्ड द PWD एक्ट 1995। दोस्तों, यह एक्ट पिछले PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करके बनाया गया है। तो दोस्तों, जिनको जानकारी नहीं है वो इस बात को जान लें कि इस RPWD एक्ट 2016 से पहले एक एक्ट PWD एक्ट 1995 आया था जो कि इसी संदर्भ में था और उसी एक्ट को रिप्लेस करके ये नया एक्ट RPWD एक्ट 2016 पारित किया गया है। तो दोस्तों, दूसरी बात ये आती है कि क्या आवश्यकता थी पिछले एक्ट को रिप्लेस करके एक नए एक्ट को बनाने की। तो दोस्तों, वर्ष 2007 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों पर चर्चा हुई थी और उसके बाद ही इस पिछले एक्ट को बदलने की आवश्यकता यहाँ पर उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, इस एक्ट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और इनके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है डिसेबिलिटी टाइप्स। तो दोस्तों, पिछले एक्ट 1995 में दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटीज 7 टाइप्स की थी, यानी 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, जिनको इस एक्ट 2016 में बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को इस एक्ट में शामिल किया गया है, जिनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी दिव्यांगताओं के बारे में बात कर लेते हैं और इनको जान लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लाइंडनेस, जिनको हम कहते हैं पूर्ण दृष्टिबाधित। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण दृष्टिबाधित, जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी दिव्यांगता आती है लो विजन, जिनको हम बोलेंगे अल्प दृष्टिबाधित, यानी कि उनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ठीक है, ये सेकंड आ गई आपके पास। इसका थर्ड नंबर यहाँ पर है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, जिसको हम बोलेंगे कुष्ठ रोग वाले। ठीक है, जिनको कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके जो लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। फोर्थ नंबर जो आपका है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने में समस्या या फिर बिल्कुल भी सुनाई न देना, इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद 5th नंबर आपका है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को हम समझेंगे कि शरीर के अंगों की मोबिलिटी में समस्या, यानी ऐसे कह लें कि हाथ पैरों को हिलाने डुलाने में समस्या, उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 6th नंबर है वो है ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म को हम बोलते हैं बौनापन। ठीक है, जिनका कद छोटा होता है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 7th नंबर की जो डिसेबिलिटीज आती हैं उनको बोलेंगे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसको अगर हिंदी में समझे तो उसको बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता, यानी जिन बच्चों में इंटेलिजेंस की कमी होती है उनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 8th नंबर है हमारा वो है मेंटल इलनेस, इसको हम बोलेंगे मानसिक अक्षमता। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। 9th नंबर पे जो है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म को अगर हम हिंदी में समझें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा अपने आप में खो जाता है। ठीक है, और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। इस तरीके के जो प्रॉब्लम आती हैं वो ऑटिज्म के अंतर्गत आती हैं। और 10th नंबर पे हम आते हैं जो 10वीं प्रकार की विकलांगता है, दिव्यांगता है, उसको हम बोलेंगे सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, और सेरेब्रल पैल्सी को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात, और जिसके कारण शरीर के अंगों को बहुत ही मोबिलिटी कम पड़ जाती है उनकी, और उनमें कोई सेंसेशन नहीं रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार की दिव्यांगता को हम सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। 11 नंबर पे आते हैं
वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को समझिए एक तरह की डिजीज है, ठीक है, जिसमें शरीर की मांसपेशियों की क्षति होती रहती है लगातार, ठीक है, यानी कंटिन्यूसली जो है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ये, और इसमें जो है लगातार जो है मांसपेशियों की क्षति होती रहती है, ठीक है। 12th नंबर का जो डिसेबिलिटी आती है वो है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बोलेंगे जिसको ब्रेन के पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं उसको हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बोलेंगे। 13 नंबर पे आते हैं जो कि है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि बच्चों के पढ़ने लिखने और सीखने में जो अक्षमता होती है उनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी में रखते हैं। 14 नंबर पे आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को समझते हैं, ये एक ऐसी डिजीज है जो कि शरीर के सीएनएस पे अटैक करती है, ठीक है। सीएनएस बोलते हैं जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर अटैक करती है, जिसके कारण ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, विजन में प्रॉब्लम, मतलब कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होती हैं, ठीक है। उसको हम जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। उसके बाद 15 नंबर पे आपका आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी कि जिन बच्चों को बोलने में समस्या होती है, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में रखते हैं, ठीक है। 16 नंबर की जो डिसेबिलिटी है वो है थैलेसीमिया, ठीक है। तो थैलेसीमिया को समझिए, जिसमें ये एक ऐसा प्रॉब्लम होती है शरीर में जिसमें शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है, उसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। इसको भी डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया है, ठीक है। 7 नंबर की डिसेबिलिटी है वो है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो होती है वो ऐसे समझिए इसको कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, अगर किसी को हीमोफीलिया है और उसको चोट लग जाती है और खून जो है निकलने लगता है, ब्लड जो है निकलने लगता है, तो इस डिसेबिलिटी के अंदर जो ब्लड जो है वो जमता नहीं है, वो लगातार बहता रहता है और ये बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। तो हीमोफीलिया में जो है वो रक्त जमता नहीं है और लगातार बहता रहता है, जिससे कि ये जानलेवा साबित हो जाता है। इसको हम डिसेबिलिटी में रखा गया है। और 18 नंबर की जो डिसेबिलिटी है वो है सिकल सेल डिजीज, ठीक है। इसको भी समझिए, सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो गोल गोल आकार की होती हैं, पर अगर ये डिजीज आपको हो जाती है सिकल सेल डिजीज, तो इसमें क्या होता है, इसमें इनका जो आकार होता है वो बदल जाता है और शरीर में जो है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी भारी कमी हो जाती है, ठीक है, और शरीर के विभिन्न अंगों में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिकल सेल डिजीज के अंतर्गत आता है, ये भी डिसेबिलिटी में शामिल कर दी गई हैं। 19 नंबर की जो डिसेबिलिटी है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसमें कई सारी की दिव्यांगताएं एक साथ होती हैं, जिसमें आपका डेफ ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, जिस व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देता है और साथ में सुनाई भी नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह की दिव्यांगताओं को, जिनको एक से ज्यादा दिव्यांगता होती हैं एक साथ, उनको हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज में रखते हैं। ये चीज आप समझ गए। 20 नंबर की डिसेबिलिटी है एसिड अटैक विक्टिम्स, यानी कि जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है उनको भी अब इस डिसेबिलिटी में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद 21 पे आता है आपका पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज को हम ऐसे समझेंगे कि ये करीब काफी एज वाले, यानी जो एजेड लोग होते हैं उनमें होता है और कहीं कहीं और भी पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के अंगों में कंपन चालू हो जाता है, यानी वाइब्रेशन टाइप का होने लगता है, कंपन चालू हो जाता है, हाथ पैर हिलने डुलने लगते हैं, ठीक है। उसको हम पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, जो कि इस डिसेबिलिटीज में शामिल कर ली गई हैं। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 21 तक की डिसेबिलिटीज को मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, जिसमें पहला फीचर है अधिनियम के अनुसार, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति, ठीक है, जो किसी दिव्यांग का किसी भी जगह पर दिव्यांगता के साथ जानबूझकर अपमान करता है या फिर धमकाता है, उसको कारावास भी हो सकता है और उसको आर्थिक दंड भी लग सकता है। यानी कि अगर किसी दिव्यांग का किसी ने अपमान किया या फिर और किसी को, यानी किसी दिव्यांग को उसकी दिव्यांगता के साथ मजाक उड़ाया या फिर उसको धमकाया, तो उसको कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है और उसके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। ये इसका एक मेन फीचर है। दूसरे फीचर की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों की नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए अधिनियम ने आरक्षण कोटा 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। यानी कि PWD एक्ट 1995 जो था
उसमें जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिजर्वेशन कोटा था, यानी कि अगर कोई सरकारी भर्ती निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो उनका वहाँ पर 3% कोटा आरक्षित था। पर इसमें बढ़ाकर, यानी कि इस 2016 वाले एक्ट में इसको बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, यानी कि 4% जो है उनका रिजर्वेशन कोटा बना दिया गया है। थर्ड फीचर की बात करें तो इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया है। ये विशेष अदालतें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालेंगी, यानी कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित किसी भी मामले में कोई अगर दोषी पाया जाता है तो जिले में कुछ इस तरीके की अदालतें जो है वो बनाई गई हैं जो कि इन मामलों को संभालेंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पे, वो है कि बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों को भारत में उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो इस एक्ट के तहत, ठीक है, जो 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो फिफ्थ फीचर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी, यानी कि अगर कोई वित्त पोषित संस्थान है सरकारी, और या फिर कोई गवर्नमेंट संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है या फिर संस्थान है, उनको दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। यानी कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा वहां पर एडमिशन लेने के लिए आता है तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत वहां पर उनको शिक्षा प्रदान करनी रहेगी, चाहे कोई भी सरकारी स्कूल हो या फिर वित्त पोषित शिक्षण संस्थान हो। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, 6 नंबर को हम बोलते हैं। तो राज्य सरकारें दिव्यांग व्यक्तियों के स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन करेंगी, यानी कि उनका कोई स्थानीय मुद्दा है जो दिव्यांग व्यक्तियों का है, कोई स्थानीय मुद्दा है, कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी भी तरह का कि उनको कोई प्रॉब्लम है, तो इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा और वहां पर दिव्यांग व्यक्तियों की बातों को सुना जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर पे, जिसमें कहा गया है एसिड हमलों के पीड़ितों को पीडब्ल्यूडी की सूची में शामिल किया गया है। दुर्भाग्य से भारत में पिछले वर्षों में कुछ एसिड हमलों में वृद्धि हुई है। लड़कियों और महिलाओं को अक्सर ऐसे हमलों का शिकार होना पड़ता है और उन्हें जो है दिव्यांग बना दिया जाता है। तो इस एक्ट के तहत जो एसिड हमले वाले जो पीड़ित हैं, ठीक है, उनको भी अब डिसेबिलिटी के अंतर्गत रख दिया गया है, उनको शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसमें कहा गया है ड्वार्फिज्म यानी बौनेपन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को दिव्यांगता की अलग अलग श्रेणियों के रूप में शामिल कर लिया गया है, यानी कि पिछले एक्ट 1995 में यह दिव्यांगता के प्रकार में नहीं था, पर इस बार 2016 वाले एक्ट में इनको शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसमें 3 रक्त विकार जिनको हम ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रोग, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया आपका, थैलेसीमिया हो गया और सिकल सेल, जिन्हें अभी मैंने आपको बताया था, उनको भी दिव्यांगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला फीचर हमारा कहता है दिव्यांगता पर व्यापक आधारित केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड केंद्रीय और राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माण निकायों के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किए जाने हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि कहता है ये अधिनियम यानी ये एक्ट जो है दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों व जो नया कानून आपका ये लागू हुआ है, इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जो है दंड का प्रावधान करता है। यानी कि अगर किसी दिव्यांग के खिलाफ कोई अपराध किया गया है या फिर जो ये कानून बना है इसके प्रावधानों के खिलाफ कोई उल्लंघन किया जाता है तो उसको भी यहाँ पर दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि इसी के बारे में है। और इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट के प्रावधानों या इसके तहत बने किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों, यानी कि 6 महीने की जेल प्लस 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इसका दोबारा उल्लंघन करता है तो उसको 2 साल की कैद या फिर 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों, यानी उसको 2 साल की कैद प्लस 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ मेन साइलेंट फीचर्स जिनको मैंने यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। और आई होप आपको इस RPWD एक्ट 2016 से संबंधित
यहाँ पर सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इस एक्ट के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।